गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू माय टुडेज़ वीडियो। और हमने कल से ही जो अपना वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किए हैं एमपी पटवारी के लिए, एमपी पुलिस के लिए और बाकी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए। और जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को जानना बहुत ज़रूरी होता है, जिसमें हमने आपको बताया था कि भाई हमने इंग्लिश में आपको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था कि इंग्लिश को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, वोकैबुलरी वाला पोर्शन, ग्रामर वाला पोर्शन और कॉम्प्रिहेंशन वाला पोर्शन। तो सबसे पहले हमें बेसिक्स बेटा जानना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन चूंकि आज की तारीख में हमारे पास समय की बहुत कमी है, इसलिए हमें ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि 15 मार्च के बाद में अपने एग्ज़ाम्स शुरू होने वाले हैं। तो स्पेशली अगर हम पटवारी एग्ज़ाम्स की बात करें तो उनके लिए समय बहुत कम रखा है। तो मुझे लगता है कि हम थ्योरी पढ़ने से ज़्यादा एक्सरसाइज पर ध्यान दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और बाकायदा मैं थ्योरी के वीडियोस भी अलग से बाकायदा शूट करना शुरू कर दूंगा। तो 2-1 दिन में हम एक काम करते हैं कि इनके बाकायदा 1 बाय 1 नाउन, प्रोनाउन, पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह जो भी है सारी, जैसे ये मैंने ऑलरेडी टॉपिक्स यहाँ पर लिख रखे हैं पहले से ही कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हम सबसे पहले पढ़ेंगे ग्रामर में। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जब पढ़ेंगे तो हम नाउन पढ़ेंगे, प्रोनाउन पढ़ेंगे, एडजेक्टिव्स पढ़ेंगे, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये सारे हम चैप्टर 1 बाय 1 पढ़ेंगे। लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है कि अभी मुझे शुरू में आपको एक्सरसाइज कराना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि एक्सरसाइज के अंदर आपको थ्योरी वाली चीज़ें नहीं समझाई जाएंगी, बाकायदा उसके पीछे के जो रीजंस हैं, जो लॉजिक्स हैं, मैं आपको बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। तो सीधे हम एक्चुअली एक्सरसाइज करना चाहते हैं। अब जैसे मान के चलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें शुरू करनी है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब होता है शब्द भेद। शायद कल भी मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है कि कल भी मैंने आपको शायद पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताया था। तो ग्रामर में सबसे पहले बेटा ज़रूरी है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती है ये हमें पता होना चाहिए। तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक ओरल इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले देखिए ये पार्ट्स ऑफ स्पीच, एक मिनट। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले अपन को ये जानना है बेटा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच एग्जैक्टली होती क्या है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में जैसा कि आपको पता चल रहा है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब होता है बेटा शब्द भेद, शब्दों के प्रकार। और शब्दों के कितने प्रकार होते हैं? शब्दों के 8 प्रकार होते हैं। सामने आपके लिखा हुआ है कि सबसे पहले नाउन होता है, ठीक है ना, ये नाउन है। फिर इसके बाद में प्रोनाउन है। फिर इसके बाद में ये एडजेक्टिव दे रखा है। एडजेक्टिव के बाद में वर्ब है, फिर एडवर्ब है, फिर प्रपोजिशन है, फिर कंजक्शन है, और इसके बाद में बाकायदा ये इंटरजेक्शन वाला पार्ट ऊपर दे रखा है, ठीक है ना। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम नाउन के चैप्टर को ना पढ़ के नाउन की सीधी एक्सरसाइज पढ़ना चालू करते हैं, ठीक है ना। क्या करेंगे, हम नाउन की सीधी एक्सरसाइज करना चालू करते हैं, और जिसमें मैं आपको बेसिक्स ऑफ नाउन कुछ चीज़ें बता भी दूंगा बाकायदा। तो उसमें कोई परेशानी आपको फील नहीं होगी, तो ऐसा कोई इश्यू नहीं है। तो हम इसके बाद ही कॉम्प्रिहेंशन वाला जो पार्ट है इसको हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम नाउन की एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। ये नाउन की एक्सरसाइज है जो मैंने पीपीटी में तैयार कर रखी हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे आपको पता है कि नाउन को भी हम 3 सब चैप्टर्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले नाउन नंबर, फिर नाउन जेंडर, फिर नाउन केस। अब नाउन नंबर में क्या होता है, नाउन नंबर में ये होता है कि नाउन द नंबर की बात करते हैं तो इसमें हम सिंगुलर और प्लूरल पढ़ते हैं, एक वचन बहुवचन पढ़ते हैं जिसे हम बोलते हैं एक वचन बहुवचन, और इसके अलावा काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में जानते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए और समझ लीजिए कि नाउन द नंबर जो इसका सब चैप्टर है उसमें हम क्या पढ़ते हैं, बाकायदा हम एक वचन बहुवचन मतलब सिंगुलर प्लूरल पढ़ते हैं, और इसके अलावा काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये दोनों चीज़ें आपको नाउन द नंबर में समझ में आ जाएंगी। ये एक्सरसाइज मैंने उसी के ऊपर आधारित होकर बनाई है। तो ही नोज़, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, पहला क्वेश्चन कहाँ है, ये आपका पहला क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन ही नोज़, क्या लिखा है, एक मिनट, यहाँ लिखा है आपका ही नोज़, ही नोज़ 5। अब चूंकि आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे बेटा 5 का उपयोग किया गया है, तो फिर वो 5 के बाद में अल्फ़ाबेट शब्द का यूज़ करेंगे कि अल्फ़ाबेट शब्द का यूज़ करेंगे। देखिए जैसे यहाँ पर ये 5 लिखा हुआ है, तो 5 के बाद में अल्फ़ाबेट आएगा कि अल्फ़ाबेट्स आएगा,
तो बेटा 5 के बाद में अल्फ़ाबेट्स आएगा, क्योंकि ऑलरेडी संख्या 1 से ज़्यादा है ना, तो 5 के बाद में हम अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करेंगे, न कि अल्फ़ाबेट का यूज़ नहीं करेंगे। तो एक चीज़ का ये ध्यान रखना है कि ही नोज़ 5 अल्फ़ाबेट्स, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर प्लूरल संख्या दे रखी है, इसलिए हमने प्लूरल नाउन का यहाँ पर यूज़ करा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, हर हेयर और हेयर्स, दो ऑप्शन दे रखे हैं, नीड्स कटिंग, उसके बालों को काटने की आवश्यकता है। तो बालों में ये बताइए कि हेयर का प्रयोग होता है कि हेयर्स का प्रयोग होता है। तो इसमें मैं आपको काउंटेबल अनकाउंटेबल वाला क्वेश्चन है ये तो बता देता हूँ बेटा कि हेयर्स होते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन्स कभी भी हेयर होता है, हेयर्स नहीं होता है। अनकाउंटेबल नाउन में एस लगाकर उसका प्लूरल नहीं बना सकते। तो यहाँ पे हेयर में जो एस लगा है तो ये क्रॉस कर दिया हमने, क्योंकि ये गलत आंसर है। तो इसमें क्या आ जाएगा बेटा, सही आंसर हेयर आएगा, क्योंकि हेयर अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है, तो सिर्फ आपको यही प्रयोग करना है, ठीक है ना। हेयर्स नहीं होगा, हेयर्स कोई शब्द ही नहीं होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखते हैं नीचे, ऑल द इन्फॉर्मेशन वॉज रॉन्ग, तो इन्फॉर्मेशन होगा कि इन्फॉर्मेशंस होगा। तो मैं इसमें आपको बता देता हूँ कि इन्फॉर्मेशन जो शब्द है बेटा, ये अपने आप में अनकाउंटेबल माना जाता है। इसमें एस लगाकर इसका प्लूरल नहीं बना सकते। किसमें बेटा, तो ऑल द इन्फॉर्मेशन वॉज रॉन्ग, तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन यहाँ पर सही आंसर आएगा, यहाँ पर इन्फॉर्मेशंस सही आंसर नहीं होगा। आई होप कि ये तीन आंसर्स, ये तीन आपको एग्जाम्पल से ठीक ठाक से समझ में आ रहा है कि हम काउंटेबल अनकाउंटेबल पढ़ रहे हैं, हम सिंगुलर और प्लूरल पढ़ रहे हैं। ये स्पेशली एक्सरसाइज उसी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 में जाने से पहले, हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए आप कि यहाँ पर दे रखा है द फिश या फिशेस कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। तो यहाँ पर क्या दे रखा है बेटा कि द फिश या फिशेस कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। तो ये बताइए कि फिश या फिशेस में से कौन सा आ सकता है। क्या आप में से कोई इसका आंसर दे सकता है कि फिश या फिशेस में से कौन सा आ सकता है? चलिए मैं ही बता देता हूँ कि इसमें से फिश या फिशेस में से कौन सा आएगा। तो इसमें ध्यान रखना बेटा कि जो ये फिश है ये राइट आंसर है। कौन सा है? ये फिश राइट आंसर है इसका, ठीक है ना। अब यहाँ पर फिशेस क्यों नहीं हो सकता ये मैं बता देता हूँ बेटा। फिश का प्लूरल भी फिश ही होता है। जैसे ये यहाँ पर लिखा है ना, ये फिश लिखा है, ये यहाँ पर, चलो यहाँ पे लिख देते हैं, ये फिश लिखा है, इसका प्लूरल भी फिश ही होता है ना। इसमें ई एस लगाकर इसका प्लूरल नहीं बनाते हैं, इसको हम फिशेस नहीं कर सकते। फिश का प्लूरल भी बहुवचन भी प्लूरल भी फिश ही होता है। तो यहाँ पर एक वचन की बात हो या बहुवचन की बात हो, फिश ही करेक्ट आंसर है, फिशेस वहाँ पर करेक्ट आंसर नहीं है। अगर फिशेस शब्द का इस्तेमाल करना है तो फिशेस बेटा वो प्रजातियों के लिए होगा कि मछली की अलग अलग किस्म या प्रजातियाँ होती हैं, तो यहाँ पर फिश शब्द का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर फिश राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में, एक मिनट, इसको मिटा देते हैं ताकि और क्लैरिटी रहेगी वीडियो में। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में देखें। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि 500 किलोमीटर्स इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस। तो 500 आएगा बेटा कि 500 आएगा। तो यहाँ पर देखें 500 इज़ द राइट आंसर। अब 500 राइट आंसर यहाँ पर क्यों है? क्योंकि ये ध्यान रखें कि जब भी 100, इसके अलावा मैं बता देता हूँ, है ना, 1000 हो या 100 हो, ये देखिए ये इसको बोलते हैं। तो ये मैं इसको थोड़ा सा ऐसा हटा देता हूँ। हाँ, तो 1000 हो, 100 हो, मिलियन हो, है ना, मिलियन शब्द दे रखा है, या बिलियन हो, बाकायदा बिलियन हो, डॉजन हो, ठीक है ना। ये जितने भी शब्द आ जाते हैं इनके पीछे, इनके पहले अगर कोई निश्चित संख्या का प्रयोग हो, जैसे कि यहाँ पर ये 5 क्या है, एक निश्चित संख्या का प्रयोग हो रहा है, तो फिर हम इन शब्दों के आगे, किन शब्दों के आगे, इन नाउन्स के आगे, ये 100 वगैरह के आगे एस लगाकर इनका प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पर भले 1000 आ जाएगा तो बेटा थाउजेंड्स का प्रयोग नहीं करना है, 1000 आएगा। मिलियन में हम एस नहीं लगाएंगे अगर कोई निश्चित संख्या दे रखी होगी, तो भले ही वो 2 हो, 5 हो, चाहे 100 यहाँ पर 6 हो या 7 हो। तो 5 के बाद में अगर आप ये शब्दों का प्रयोग करना है, मान के चलिए, तो आप 100 लगाएंगे, 1000 लगाएंगे, मिलियन लगाएंगे, बिलियन लगाएंगे, डॉजन लगाएंगे, इनमें एस लगा के इसका प्रयोग आप नहीं कर सकते। तो ये 100 गलत आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? ये 100 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 500 किलोमीटर्स इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस। एक नियम इसमें मैं आपको और बता देता हूँ कि 500 अपने आप में एक बहुवचन नाउन हो जाता है, उसके साथ में किलोमीटर्स भी बहुवचन नाउन हो जाता है। उसके बाद भी हमने यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया है। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि बेटा निश्चित रकम, निश्चित दूरी,
निश्चित रकम, निश्चित दूरी और निश्चित समय के प्लूरल होने पर भी हम सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करते हैं। तो अब ये एक्सरसाइज के जरिए आप ये देख पा रहे हैं कि भले ही मैं आपको थ्योरी नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन एक्सरसाइज के माध्यम से भी थ्योरी पढ़ाई जा सकती है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन आ गया तो मैंने आपको बाकायदा ये बताया कि भाई 100,000 इनके साथ में हम एस नहीं लगाएंगे अगर इन शब्दों के पहले कोई निश्चित संख्या का प्रयोग हो, और 5 अपने आप में एक निश्चित संख्या है या नहीं है, 5 एक निश्चित संख्या ही है, ठीक है ना। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, वीना लाइक्स द म्यूजिक ऑफ मदर इंडिया। तो बेटा यहाँ पर म्यूजिक्स शब्द का कभी प्रयोग सुना है कि तुमने? म्यूजिक्स शब्द यहाँ पर गलत है, यहाँ तो सिंपल है कि बेटा यहाँ म्यूजिक शब्द का ही प्रयोग होगा। म्यूजिक तो सिंपल है, म्यूजिक में एस लगा के आप उसका बहुवचन नहीं बना सकते, ठीक है ना, ये ध्यान रखें आप। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 देखें। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 7, एक मिनट, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि हिज बैगेज हैज़ बीन स्टोलन। तो यहाँ पर आप देखें कि ये बैगेज का प्रयोग करेंगे कि बैगेज का प्रयोग करेंगे। एक मिनट, तो आप ये देखें कि यहाँ पर बैगेज का प्रयोग करेंगे कि बैगेज का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर बेटा बैगेज इज़ द राइट आंसर, क्योंकि ये बैगेज अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन माना जाता है, और बैगेजेस को हम गलत कर देंगे, बैगेज इज़ नॉट अ राइट आंसर, बैगेज इज़ द राइट आंसर, ठीक है ना, 7th में क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। द हिमालय आएगा कि द हिमालयाज आएगा, लाई टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया, कि जो हिमालय है वो कहाँ पड़ता है बेटा, कि इंडिया के, भारत के उत्तर दिशा में पड़ता है। तो हिमालय को हिमालय नहीं लिखते हैं, हिमालयाज ऐसे इसमें एस लगाकर लिखा जाता है, तो इसका आंसर होगा हिमालयाज। अभी बेटा ये हिमालयाज क्यों लिखा जाता है? क्योंकि ये एक कोई पहाड़ का नाम नहीं है, ये बाकायदा एक पर्वत श्रृंखला है, इसमें सैकड़ों पहाड़ आ जाते हैं, तो ये पर्वत श्रृंखला के रूप में इसको हिमालयाज लिखा जाता है, हिमालय नहीं लिखा जाता है, इसमें एस लगाकर ही इसका प्रयोग करते हैं। तो आई होप कि ये जो एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, ये आपको एक्सरसाइज यहाँ पर एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, और यकीन मानिए ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं हम कि द इंडियन फोर्स या फोर्सेस आर नॉन फॉर देयर ब्रेवरी एंड लॉयल्टी। अब यहाँ पर एक चीज़ और आप ध्यान रख सकते हैं कि कोई भी क्वेश्चन कर रहा है, जैसे यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या आ रही है बेटा, हेल्पिंग वर्ब आर आ रही है। तो अब आर आ रही है, इसका मतलब यहाँ पर क्या होना चाहिए कि हम किसी एक फोर्स की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम फोर्सेस की बात कर रहे हैं। पूरा एक्चुअली सेंटेंस अपन को समझना पड़ेगा। द इंडियन फोर्सेज आर नॉन फॉर देयर ब्रेवरी। अब यहाँ पर देखो ये प्लूरल शब्द या देयर भी एक प्लूरल शब्द आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? देर, जो ये देयर है ये किसका पजेसिव बनता है? ये दे का पजेसिव बनता है, ठीक है ना। यहाँ पर ये भी आर भी प्लूरल वर्ब है, यहाँ पर जो पजेसिव है ये भी प्लूरल है, तो इसका मतलब है कि इसका नाउन भी प्लूरल होना चाहिए। तो यहाँ पर इंडियन फोर्सेस, जो भारतीय सेनाएं हैं, भारतीय सेना नहीं, एक वचन की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक सेना की बात नहीं कर रहे हैं। भारत में कितनी सेनाएं? 3 तो मुख्य सेनाएं हैं ना, कि भाई हमारी जो आर्मी है, नेवी है और एयरफोर्स है, उसके अलावा दुनिया भर के ट्रूप्स वगैरह हैं, ठीक है ना, ये जो उसमें आती है। तो थल सेना, नभ सेना और वायु सेना, तो यहाँ पर अपनी बहादुरी और ईमानदारी के लिए वफादारी के लिए जानी जाती है। तो यहाँ पर तीनों सेनाओं की बात कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर फोर्सेस बेटा सही आंसर होगा। क्या होगा यहाँ पर? फोर्सेस सही आंसर होगा। आई होप कि आपको ये समझ में अच्छी तरह से आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10th वाला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे नज़र डालते हैं। एक मिनट, ये मुझे पेन सिलेक्ट करना है थोड़ा सा। हाँ, तो ये क्वेश्चन नंबर 10th में देखें आप। द अर्थक्वेक इज ए नेचुरल फिनोमिनन या नेचुरल फिनोमिना? द अर्थक्वेक इज ए नेचुरल। अब देखिए यहाँ पर आप इसको एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा। पहले तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि नाउन में कि फिनोमिनन एक्चुअली एक सिंगुलर नाउन है बेटा। कैसा है ये? एक सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर, ठीक है ना। हाँ, सिंगुलर नाउन है, ठीक है ना। और ये क्या है बेटा? ये प्लूरल है। ये क्या है? ये प्लूरल है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो अर्थक्वेक की बात कर रहे हैं, इज़, पहली बात तो हेल्पिंग वर्ब इज़ लग रही है, इसके बाद में ए लगा दिया, तो जो नाउन आएगा बेटा वो सिंगुलर आएगा। यहाँ पर आएगा फिनोमिनन इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे फिनोमिना का प्रयोग आप नहीं करेंगे, फिनोमिनन इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो ये हमने क्या कर दिया? फिनोमिनन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? द हंटर शॉट 3
डियर आएगा कि डियर्स आएगा। अब ये बताइए कि जो थ्री शब्द का प्रयोग हम कर रहे हैं यहाँ पर, ये जो थ्री शब्द दे रखा है, तो ये जो थ्री शब्द है ये सिंगुलर अपने आप में जो संख्या है ये सिंगुलर मानी जाएगी, प्लूरल मानी जाएगी? भाई तीन का मतलब तो अपने आप ही हो गया ना कि बहुवचन है। अब बहुवचन है तो उसके हिसाब से हमारे साथ में नाउन भी बहुवचन लगाना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो डियर का बहुवचन है वो भी डियर होता है, डियर्स नहीं होता है। तो डियर का बहुवचन भी डियर होता है। इसमें एग्जाम्पल में मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे हम कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे हमने लिखा वन डियर, क्या लिखा हमने? वन डियर, तो वन भी डियर होगा, नाउन सिंगुलर आ जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर टू कर देंगे तो ये बहुवचन आ गया, लेकिन टू में भी डियर ही लिखेंगे, डियर्स नहीं करेंगे, ये गलत हो जाएगा। क्या लिखेंगे बेटा हम यहाँ पर? डियर ही लिखेंगे। इसी प्रकार से अगर मान के चलिए शीप की बात आती है या फिश की बात आती है, जैसे मैंने लिखा वन शीप वन फिश, तो वन फिश लिख दिया हमने यहाँ पर, सही है, एक है तो फिश हो गया। अभी अगर मान के चलिए टू है या थ्री है, ठीक है ना, यहाँ पर थ्री देख रही है, तो थ्री के साथ में भी हम फिश शब्द का ही इस्तेमाल करेंगे, थ्री फिशेस नहीं करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर डियर शब्द का ही प्रयोग करना है, डियर्स का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि डियर्स कोई शब्द होता ही नहीं है। डियर्स बहुवचन में भी डियर होता है और एक वचन में भी डियर ही होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 देखें। आई होप कि सबको अच्छी तरह समझ में आ रहा है ना। एक्सरसाइज बिल्कुल सिंपल है कि नहीं है? एक्सरसाइज बेटा मैं आपके लिए ऐसी एक्सरसाइज निकाल के ही लाऊंगा जो आपके अकॉर्डिंग है, आपको समझ में आएगी और जिसको आप आसानी से बाकायदा कर भी पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है? द सीनरीज या द सीनरी ऑफ द हिमालयाज इज़ वेरी फाइन, कि जो हिमालय का दृश्य है, जो सीनरी है, ठीक है ना, वो बहुत ही शानदार है। तो मैं आपको बता दूंगा बेटा कि सीनरी का बहुवचन सीनरीज नहीं होता है। सीनरी अपने आप में एक अनकाउंटेबल नाउन है बेटा। कैसा है ये? अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन की पहचान क्या? अनकाउंटेबल नाउन में क्या होता है? न तो अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम ए और एन का प्रयोग कर सकते और न एस लगा के या आई ई एस लगा के, एस ई एस या आई ई एस लगा के इसका बहुवचन हम नहीं बना सकते। किसका? किसी भी अनकाउंटेबल नाउन का। तो हम इसमें जो ये सीनरीज लिखा है ना, ये आई ई एस लिखा है, ये सीनरीज इसका आंसर नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा बेटा? इसको मैं मिटा देता हूँ तो आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर इसमें क्या करा है बेटा, ये जो सीनरीज शब्द दे रखा है ना, सीनरी का बहुवचन सीनरीज होता ही नहीं है। सीनरीज अपने आप में कोई शब्द ही नहीं होता। सीनरी अपने आप में सही आंसर है, आंसर भी सही है, और सीनरीज कोई शब्द होता ही नहीं है। तो सीनरी को यहाँ पर सीनरी ही लिखना है, सीनरीज नहीं करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 में देखेंगे हम। उससे पहले हम पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ देखिए, द रूम इज़ फुल ऑफ फर्नीचर। क्या लिखा है यहाँ पर? द रूम इज़ फुल ऑफ फर्नीचर। अब आप देखें ये जो फर्नीचर्स शब्द दे रखा है ना बेटा, फर्नीचर भी एक अनकाउंटेबल नाउन है। तो फर्नीचर एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसमें एस लगाकर इसका बहुवचन नहीं बनाएंगे। यहाँ पर फर्नीचर अपने आप में राइट आंसर है। फर्नीचर अनकाउंटेबल नाउन है, इसमें एस लगा के उसका नहीं बना सकते। ऐसे ही हम इसमें इस तरह से प्रयोग नहीं कर सकते कि अ फर्नीचर का प्रयोग नहीं कर सकते। हम अ फर्नीचर शब्द का प्रयोग हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसमें ए एन का प्रयोग नहीं हो सकता। इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना बच्चा। तो यहाँ पर फर्नीचर से जो शब्द दे रखा है ये गलत हो जाएगा। फर्नीचर इज़ द राइट आंसर। और मैंने बता दिया ना कि फर्नीचर अनकाउंटेबल नाउन होता है, उसमें एस लगा के बहुवचन उसका नहीं बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है द कैटल या कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, कि भाई जो जानवर हैं वो फील्ड में चर रहे हैं। ग्रेजिंग का मतलब क्या होता है? चरना, ठीक है ना, घास चरना। तो बेटा आपको मैं बता दूं कि कैटल का मतलब होता है पशु या जानवर, और ये अपने आप में प्लूरल होता है। क्या होता है बेटा? ये अपने आप में प्लूरल होता है। इसमें एस लगा के इसको प्लूरल नहीं बनाना है। कैटल का बहुवचन कैटल्स नहीं होता है, कैटल अपने आप में प्लूरल होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैटल हो जाएगा। कैटल्स गलत आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ये सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। बिल्कुल सिंपल है। द आल्म या आर्म्स वर गिवन टू द पुअर, ठीक है ना। अब यहाँ पे आर्म या आर्म्स जो अपन बोलते हैं, तो यहाँ पर इसका मतलब होता है दान या भीख। क्या होता है बेटा? दान या भीख, और ये हमेशा बहुवचन में मानी जाती है। तो यहाँ पर इसका आंसर आर्म्स आएगा। ये हमेशा बहुवचन में मानी जाती है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका सिंगुलर होता ही नहीं है, वो हमेशा बहुवचन में ही माने जाते हैं। जैसे आर्म्स हो गया, बिलोंगिंग्स हो गया, इसके अलावा थैंक्स हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस हो गया। इनमें एस लगा के इनका सिंगुलर हम नहीं बना सकते, ठीक है ना।
आई होप कि ये आपको समझ में अच्छी तरह से आ रहा है। इसके बाद देखते हैं ये बस, हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि 40, अभी बेटा 40 आपको दिखाई दे रहा है, तो 40 तो आपको पता ही है कि 40 क्या है कि भाई 40 40 है, मतलब एक वचन तो नहीं हो सकता, ये बहुवचन संख्या दिखा रहा है, तो शीप भी बहुवचन में आना चाहिए। तो 40 शीप आएगा कि शीप्स आएगा? ग्रेजिंग इन द फील्ड, खेत में 40 भेड़ें चल रही हैं, तो भेड़ों, एक भेड़ के लिए तो शीप आ गया, कई सारी भेड़ों के लिए शीप्स आएगा क्या? तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि शीप का बहुवचन भी शीप ही होता है, तो इसका आंसर यहाँ पे 40 शीप होगा। मैंने आपको जैसे फिश और डियर का आंसर दिया था कि 1 शीप हो जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा अगर 10 की बात करते हैं तो 10 भी शीप ही होगा, शीप्स नहीं होगा। लेकिन अगर मान के चलिए बॉय की बात करते हैं, तो जैसे हम बात करते हैं 1 बॉय, तो ये तो 1 बॉय लिख दिया। लेकिन अगर यहाँ पर 10 बॉय की बात होती है तो 10 बॉय आएगा कि 10 बॉयज़ आएगा? 10 बॉयज़ आएगा, ठीक है ना। 1 बॉय आएगा, एस लगा के उसका प्लूरल बना दिया। लेकिन शीप एक ऐसा नाउन है जिसका बहुवचन भी शीप ही होगा, बहुवचन इसमें शीप्स नहीं होगा। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर शीप का बहुवचन शीप ही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं, ही गेव हियर सॉरी ये हर है, यहाँ पर ई हटा देते हैं। ही गेव हर 500 रुपीज़ या हंड्रेड्स रुपीज़। तो देखिए यहाँ पर हंड्रेड्स भी लिखा है और 100 भी लिखा है। मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया था कि अगर 1000 शब्द दे रखा है, इसके अलावा मिलियन शब्द दे रखा है, ठीक है, इसके अलावा बिलियन शब्द दे रखा है, अगर मान के चलिए बिलियन भी दे रखा है, ठीक है ना, इसके अलावा डॉजन शब्द दे रखा है, ठीक है ना, तो इन शब्दों के पहले अगर कोई निश्चित संख्या का प्रयोग हो, और निश्चित संख्या यहाँ पर क्या है? 5, तो इनमें एस नहीं लगाते। किन में? 1000 में, मिलियन में, बिलियन में, डॉजन में एस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो 100 होगा, कभी भी हंड्रेड्स नहीं होगा। अच्छा, इसी के साथ एक नियम इसमें और बता देता हूँ आपको। मान के चलिए इसके सामने, इसके साथ जैसे अभी तो ये यहाँ पर 5 का प्रयोग हो रहा है, अगर यहाँ पर 5 का प्रयोग नहीं होता, यहाँ पर सिर्फ ये होता कि हज़ारों रुपए, तो हज़ारों रुपए में बेटा यहाँ पर हम क्या करते कि यहाँ पर हम, या सैकड़ों रुपए में हम यहाँ पर क्या करते थे? हंड्रेड्स कर सकते थे। अगर ये 5 का प्रयोग यहाँ पर नहीं होता, निश्चित संख्या नहीं आती, तब जाके फिर हम एस का प्रयोग इसमें कर सकते थे। आगे वाले किसी क्वेश्चन में ऐसा कोई क्वेश्चन आ सकता है तो हम बाकायदा देख लेंगे, ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए, वी इंजॉय द पोइट्री या पोइट्रीज ऑफ कीट्स। कीट्स एक अभी तो मैंने तो जब एमए इन इंग्लिश किया था उस समय कीट्स के बारे में पढ़ा था कि ये अच्छे खासे पोइट हैं, बहुत शानदार पोइट हैं ये, और कविताएं लिखते हैं। इंग्लैंड के ही हैं मेरे ख्याल से, या कहीं और के भी हो सकते हैं, तो वो चलो ठीक है, अपन तो ग्रामर सीख रहे हैं ना। तो बेटा पोइट्री अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन होता है, उसमें IES लगाकर उसका बहुवचन नहीं बना सकते, उसका बहुवचन नहीं बना सकते। दूसरा, अनकाउंटेबल नाउन के साथ में कभी भी, जैसे अगर हम ऐसे कहना है अब पोइट्री, तो अब पोइट्री शब्द का प्रयोग भी हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ए और एन हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ लगाया जाता है, और ना एस या IES लगा के इसका बहुवचन भी नहीं बन सकते। तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा? इसका आंसर आ जाएगा पोइट्री। पोइट्री इज़ द राइट आंसर। इसके बाद देखें, मुझे पेन सेलेक्ट कर, चलो ठीक है, हो गया। अवर पब्लिशर इज़ अ मैन ऑफ करेज। अब यहाँ पर देखें, बात हम कर रहे हैं करेज, मतलब हमारा जो पब्लिशर है, संपादक है, वो बहुत ही हिम्मत वाला व्यक्ति है। किस वाला व्यक्ति है? हिम्मत वाला। तो बेटा करेज में एस लगा के, करेजेस इस टाइप, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन में अपन एस या ES लगा के उसका बहुवचन नहीं बना सकते, तो यहाँ पर करेज शब्द का ही प्रयोग हमें करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है। और क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, वन शुड यूज़ गूगल या गूगल्स टू प्रोटेक्ट वंस आइज फ्रॉम द सन। कि भाई हर किसी को या प्रत्येक व्यक्ति को गूगल्स का प्रयोग करना चाहिए, है ना, धूप के चश्मे का प्रयोग करना चाहिए अपनी आंखें बचाने के लिए। किससे? सूरज से, अपनी सूरज की किरणों से अपनी आंखें बचाने के लिए गूगल्स का यूज़ करना चाहिए। तो गूगल्स बेटा एक ऐसा नाउन है जो हमेशा बहुवचन के रूप में ही प्रयोग होता है। गूगल कोई शब्द नहीं होता है, गूगल्स ही होता है। इसमें मैं आपको कुछ ऐसे और नाउन्स बता देता हूँ, जैसे पैंट्स की बात करते हैं तो बेटा पैंट्स हमेशा बहुवचन होता है। इसके अलावा शॉर्ट्स हमेशा बहुवचन होता है। इसके अलावा पजामाज हमेशा, जैसे अगर इंग्लिश में लिखते हैं ना, पजामाज लिखना पड़ेगा। इसके अलावा पैंट्स हो गया, शॉर्ट्स हो गया, पजामाज हो गया, है ना, सीजर्स हो गया।
सीजर्स हो गया बेटा, ये हमेशा बहुवचन में ही होते हैं। इनमें से लगे, इनमें जो एस लगा है इसको हटा के हम इसका एक वचन नहीं बना सकते, ये नाउन के रूप में प्रयोग हो रहे हैं। तो पैंट अपने आप में कोई नाउन नहीं होता है, नाउन होता है बेटा पैंट्स होता है, हमेशा पैंट्स होता है। ये मैं हिंदी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूँ। अपन हिंदी में उसको पैंट जरूर बोल देते हैं, लेकिन वो शब्द इंग्लिश का ही होता है। तो गूगल्स इज़ द राइट आंसर ना, कभी भी ये गूगल नहीं होगा। ऐसे सारे सारे ऑब्जेक्ट्स, ऐसी सारी चीज़ें जिनके दो हिस्से होते हैं। चश्मा देखिए, तो ग्लास अगर बोलेंगे तो ग्लास का मतलब तो कांच हो जाएगा, लेकिन ग्लासेस बोलेंगे इसका मतलब हो जाएगा चश्मा। दो हिस्से होते हैं, ऐसी सारी चीज़ें हम बहुवचन में ही गिनते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। हिज बिलोंगिंग या बिलोंगिंग्स हैव बीन स्टोलन फ्रॉम द वेटिंग रूम, कि वेटिंग रूम से उसकी जो जरूरी, उससे संबंधित वस्तुएं थी, उसकी जो वस्तुएं थी, उसकी जो वस्तुएं थी, उसकी जो वस्तुएं थी वो बिलोंग, नमकीन की कह रही थी मैं खाने खाऊंगी रोटियाँ, डिब्बे में रख के ले जाऊंगी, नमकीन ला दो। हाँ, तो हिज बिलोंगिंग्स बेटा यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा कि बिलोंगिंग शब्द का यहाँ पर प्रयोग नहीं होगा, नाउन के रूप में यहाँ पर बिलोंगिंग्स शब्द का ही प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? बिलोंगिंग्स का। ये हमेशा बहुवचन के तौर पर ही प्रयोग होता है बिलोंगिंग्स, अगर नाउन के रूप में प्रयोग हो रहा है। ठीक है ना, ये ध्यान रखें इस बात का। यू मस्ट कीप, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं अपन कि यू मस्ट कीप योर वैल्यूएबल या वैल्यूएबल्स इन द लॉकर। ठीक है ना, कि तुम्हें अपनी जरूरी जो कीमती वस्तुएं हैं वो कहाँ रखना चाहिए? लॉकर में रखना चाहिए। कहाँ रखना चाहिए? आपकी ज़रूरी वस्तुएं आपको लॉकर में रखना चाहिए। ठीक है ना, जो कीमती वस्तुएं हैं, यहाँ पर वैल्यूएबल या वैल्यूएबल्स का मतलब क्या हो जाएगा? कीमती वस्तुएं। क्या हो जाएगा? कीमती वस्तुएं। तो बेटा ये वैल्यूएबल कभी भी हमेशा जब नाउन के रूप में प्रयोग होता है तो ये हमेशा बहुवचन में आता है, कीमती वस्तुएं। वैल्यूएबल्स इज द राइट आंसर, वैल्यूएबल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। कन्वे माय रिगार्ड या रिगार्ड्स, रिगार्ड मतलब सम्मान देने के लिए अपन रिगार्ड शब्द का यूज़ करते हैं, तो ये हमेशा बहुवचन के रूप में ही प्रयोग होता है, ये कभी भी रिगार्ड नहीं होता। अगर आपने कभी एप्लीकेशन लिखा है या ईमेल वगैरह लिखा है तो लास्ट में हम लिखते हैं थैंक्स एंड रिगार्ड्स, वहाँ पर थैंक एंड रिगार्ड नहीं लिखते हैं। थैंक्स एंड रिगार्ड्स हमेशा सम्मान बहुवचन के तौर पर ही दिया जाता है। तो कन्वे माय रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स को, अपने माता पिता को मेरी तरफ से, है ना, मेरा रिगार्ड्स कन्वे कर देना, मेरा मैसेज मतलब मेरी तरफ से सम्मान देना। ठीक है ना, नमस्कार बोलना, ये करना, तो ये हमेशा बहुवचन के तौर पर ही प्रयोग किया जाता है। एवरीवन का, हाँ, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं जरा। एवरीवन गेट्स द फ्रूट्स ऑफ हिज डूइंग्स आएगा। यहाँ पर बेटा डूइंग्स क्यों आएगा? क्योंकि अपने कर्मों की, अपने कर्म की सजा मिलती है। ये हमेशा बहुवचन के तौर पर, इंग्लिश में ये हमेशा बहुवचन के तौर पर ही इस्तेमाल होगा। कि यहाँ पर डूइंग तो वैसे आप जानते हैं क्रिया हो जाती है ये, लेकिन यहाँ हम डूइंग के शब्द का प्रयोग कर रहे हैं नाउन के तौर पर, तो ये हमेशा डूइंग्स के रूप में यहाँ पर आएगा कि एवरीवन, हर व्यक्ति को अपने कर्मों की सजा या अपने कर्मों के फल मिलते हैं। फ्रूट्स, यहाँ पे फल की बात हो रही है, तो यहाँ पर ये बहुवचन के तौर पर प्रयोग किया जाएगा डूइंग्स। तो मुझे उम्मीद है कि सब बच्चों को समझ में आ रहा है अच्छी तरह से। अगर मान के चलिए इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट है तो वो बाकायदा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा कि आपके क्वेश्चंस का आंसर दे सकूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 25, कहाँ गया? क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, हिज नपचल्स। अब नपचल्स क्या होता है बेटा, ये देख लेते हैं जरा। ये नपचल्स क्या होता है ये देख लेते हैं। बेटा नपचल्स का मतलब होता है शादी। अब आप कहोगे सर शादी तो एक ही है, लेकिन यहाँ बेटा शादी को इंग्लिश में, अगर मैरिज की बात होती है तो मैरिज सिंगुलर हो सकती है, लेकिन नपचल्स का यहाँ पर हमेशा शादी समारोह के रूप में, हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाता है। कभी भी इसको नपचल नहीं बोलेंगे, नपचल्स बोलते हैं। तो हिज नपचल्स आर टू बी परफॉर्म नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह उसकी शादी होने वाली है या परफॉर्म होने वाली है। शादी समारोह, शादी का पूरा हिसाब किताब होने वाला है। ठीक है ना, तो हमेशा नपचल्स शब्द का प्रयोग होगा, एस लग के ही इसका प्रयोग करना है। अगर ये चीज़ आपको नहीं पता थी तो आज मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसको ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 26 में। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है? मिस्टर प्रसाद इज नॉट सेटिस्फाइड विद हिज प्रेजेंट अर्निंग्स। अर्निंग का प्रयोग जब भी आप नाउन के रूप में करेंगे तो बेटा अर्निंग्स बहुवचन के तौर पर प्रयोग होगा, है ना। अपनी आय, आय हमेशा बहुवचन के तौर पर ही प्रयोग की जाती है।
ठीक है ना, किस रूप में प्रयोग की जाती है? तो यहाँ पर आप मिस्टर प्रसाद इज नॉट सेटिस्फाइड विद हिज प्रेजेंट अर्निंग, मिस्टर प्रसाद अपनी वर्तमान आय से सेटिस्फाई संतुष्ट नहीं है, अर्निंग्स शब्द का प्रयोग होगा, अर्निंग इसमें गलत हो जाएगा। आई हैव, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। आई हैव सेंट हर कॉन्ग्रेचुलेशन या कॉन्ग्रेचुलेशन, अभी अभी मैंने आपको बताया था कि नपचल्स हो, अर्निंग्स हो, वैल्यूएबल्स हो, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो भी हमेशा बहुवचन के तौर पर प्रयोग किए जाते हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं बोलते, हमेशा कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलते हैं। अब वो हम किसी को कॉन्ग्रेचुलेशन बोल देते हैं, वो एक अलग बात हो जाती है कि हमें जानकारी नहीं होती है। तो जानकारी नहीं है कोई बात नहीं है, लेकिन आज जानकारी हो गई ना कि हमेशा ध्यान रखना बेटा, कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं होता है, वो हमेशा कॉन्ग्रेचुलेशंस होता है, हमेशा बहुवचन के रूप में ही प्रयोग होता है, प्लूरल के रूप में ही प्रयोग होता है। तो आई हैव सेंट हर कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाइयाँ, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? एक मिनट, कहाँ चले गए हम इसके? तो क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है पंडित जी हैज सोल्ड, क्या कह रहा है हमारा कि पंडित जी हैज सोल्ड हिज लैंड्स या लैंड टू एजुकेट हिज चिल्ड्रन। अरे बेचारे पंडित जी को अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या करना पड़ा? अपनी ज़मीन बेचनी पड़ी। तो बेटा लैंड्स कभी भी इस तरह से बहुवचन के तौर पर प्रयोग नहीं करेंगे, हम इसको लैंड के रूप में ही प्रयोग करेंगे, लैंड्स नहीं होगा ये, ठीक है ना। ये एक तरह से अनकाउंटेबल जैसा नाउन हो जाएगा, तो लैंड्स शब्द का प्रयोग हम इसमें नहीं करेंगे, इसमें लैंड शब्द का ही प्रयोग करेंगे हम। पंडित जी हैज़ सोल्ड हिज लैंड टू एजुकेट हिज चिल्ड्रन। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है कि योर बॉवेल या बॉवेल्स आर नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली। अब यहाँ पे पहले तो यही पता होना ज़रूरी है कि बॉवेल्स का मतलब क्या होता है बेटा। बॉवेल्स का मतलब होता है आंतें, जो हमारे शरीर में अंदर आंत होती है ना, तो वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही आती हैं, बॉवेल्स कभी भी, है ना, सिंगुलर फॉर्म में। और वैसे भी यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर जो ये आर दे रखा है तो इसके हिसाब से नाउन बहुवचन होना चाहिए ना। तो ये देखिए यहाँ पर आंसर भी बेटा क्या आएगा, बॉवेल्स का प्रयोग करना है, बॉवेल शब्द का प्रयोग यहाँ पर नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, क्या देख बोल रखा है 4.5। ओके, यहाँ पर 4.5 की बात कर रहा है वो, कि 4.5 घंटे हैव पास्ड सिंस आई केम हियर, कि मुझे यहाँ पर आए 4.5 घंटे हो चुके हैं, जब से मैं आया हूँ तब से 4.5 घंटे हो गए हैं। तो देखो अगर 4 आवर की बात करते तो ये अपने आप में 4 क्या है, बहुवचन है, तो हाफ, तो यहाँ तो 4.5 घंटे तो वे बहुवचन ही, एक घंटे की बात थोड़ी कर रहे हैं। तो 4.5 आवर्स होगा, आवर नहीं होगा, क्या होगा बेटा, आवर्स होगा यहाँ पर, ठीक है। इस चीज़ का अपन को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट वाला देखते हैं, 5 eggs आर टू बी बॉट। अब यहाँ पर 5 के साथ में देखो डॉजन शब्द का प्रयोग दिया है और डॉजन्स का भी प्रयोग दिया है। मैंने आपको बताया था कि डॉजन, एक मिनट, तो मैं आपको ये 2-3, हाँ हेलो, देखिए क्वेश्चन नंबर 31 देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 में देखेंगे 5 डॉजन या डॉजन्स। तो मैंने आपको बताया था कि डॉजन वगैरह, ये जो डॉजन्स ऐसे जो शब्द होते हैं ना बेटा, इनमें एस उसी कंडीशन में लग सकता है जब उसके पहले किसी अनकाउंटेबल नाउन का, सॉरी एक मिनट, जस्ट अ मिनट, हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि आपको डॉजन वगैरह के साथ में जो हम एस का प्रयोग उसी कंडीशन में कर सकते हैं जब उसके पहले किसी निश्चित संख्या का प्रयोग ना हो। लेकिन यहाँ तो 5 आ रहा है, अगर यहाँ पर 5 आ रहा है तो हम क्या करेंगे, इसमें डॉजन शब्द का प्रयोग करेंगे, ना कि डॉजन्स का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे हम, डॉजन का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। एक मिनट, ये फिर से दिक्कत दे रहा है, कोई बात नहीं, हो जाएगा। पेन सिलेक्ट होने में दिक्कत क्यों आ रही है, अब हो गया। तो मैंने क्या कहा कि डॉजन शब्द का प्रयोग करेंगे क्योंकि यहाँ पर निश्चित संख्या का प्रयोग हो रहा है, तो डॉजन इज़ द राइट आंसर, ना कि डॉजन्स होगा। डॉजन्स में एस तब लग सकता है जब यहाँ पे 5 नहीं दिया होता, ठीक है ना। ओके,
क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। 32। वी शुड वर्क फॉर द गुड्स ऑफ द स्टेट, की गुड या ऑफ द स्टेट। बेटा गुड्स शब्द का तो अर्थ ही अलग हो जाता है। गुड मतलब तो अच्छा हो जाता है, और गुड्स का मतलब क्या हो जाता है, माल या सामान हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, माल या सामान का प्रयोग करते हैं गुड्स का। तो यहाँ पर बात हो रही है कि हमें अपने राज्य या देश के हित में काम करना चाहिए। हित या अच्छे के लिए यहाँ पर गुड शब्द का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर गुड्स शब्द का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि हम पे माल या सामान की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, गुड शब्द का प्रयोग होगा, न कि गुड्स शब्द का प्रयोग होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं कि अ सीरीज या सीरीज ऑफ इवेंट्स हैज़ टेकन प्लेस इन द टाउन। देखो जो ये सीरीज शब्द है बेटा, ये एक वचन बहुवचन में एक जैसा ही होता है, सीरीज कोई शब्द नहीं होता है। तो सीरीज शब्द का ही आपको इसमें प्रयोग करना है। अ सीरीज ऑफ इवेंट्स हैज़ टेकन प्लेस इन दिस टाउन, कि हमारे टाउन में एक जो इवेंट्स है, कई सारे कार्यक्रम एक साथ, कार्यक्रमों की श्रृंखला, कई सारे कार्यक्रम एक साथ होने वाले हैं, करवाए जाने वाले हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर सीरीज शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। सीरीज इवेंट्स का हमेशा ये एक ये कलेक्टिव नाउन है, और कलेक्टिव नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा को बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे बेटा सीरीज शब्द कोई शब्द नहीं होता है। तो आई होप कि मैंने आज आपको करीबन 33 क्वेश्चंस करा दिए हैं, और इससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद मिलेगी। नाउन्स के और भी क्वेश्चंस हैं जिनको लेके हम कल आएंगे, और कल किसी और चैप्टर के क्वेश्चन भी साथ में हो सकते हैं। अभी हाल फिलहाल मैं सोच रहा हूँ कि आपको एक एक करके एक दो दिन करके नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रोपोजिशन, नरेशन, इनके क्वेश्चंस करा दूं, क्योंकि हमारे पास समय कम है। और बिल्कुल हम कोशिश करेंगे कि मंडे से हम बाकायदा अपना थ्योरी का वीडियो भी लेके आएंगे। जैसे कल मैंने आपको कुछ बेसिक्स ऑफ इंग्लिश पढ़ाए थे, इसी प्रकार से बेसिक्स ऑफ इंग्लिश एक चैप्टर और बचा हुआ है, उसको भी पढ़ाने की हम कोशिश करेंगे। अदरवाइज़ ये एक्सरसाइज तो हम बाकायदा रेगुलर चलाएंगे। इसी के साथ आप सबसे मैं विदा लेता हूँ। कल फिर मिलते हैं इसी वक्त के आसपास। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।